As directors, the number one person in the Hindi film industry for me is एक ज़माना था जब मैंने डायरेक्शन नया नया शुरू किया था। उस वक्त मैं इतना इनसिक्योर था। अगर एक्टर आकर के बोले मुझसे कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, आपको बोलने की इजाज़त मिल रही है, आप इसी में खुश रहें, मैं और किसी का भी आइडिया हो यार, मतलब अल्टीमेटली स्पॉट बॉय का क्यों ना आइडिया हो, क्रेडिट तो वैसे भी मुझे ही मिलना है यार, मैं डायरेक्टर हूँ। आपके राइटिंग में एक जुनून सा मुझे दिखता है, वो कॉन्शियसली आपका आता है कि that just flows. I'm a default dialogue writer. I feel that even now when I go back to Jamshedpur and meet my Hindi teacher, I don't tell her that I write dialogue because she'll have a heart attack. तो कैसा आपका एक कोलैबोरेशन होता है with someone like A.R. Rahman? I'm very lucky to be working with A.R. Rahman. You hear any note, any tukda of any music of A.R. Rahman and you will know which film it is from. बट आपने फिर करीना के साथ में आपने काम नहीं किया. यार मैंने कोशिश की, मगर ऐसा होगा कि स्क्रीन प्ले को अगर डिफाइन करना हो, आपके नज़र में स्क्रीन प्ले की डेफिनेशन क्या है? the story in detail is the screen. You've never been really comfortable with this entire box office numbers का जो एक परसूट है. मुझे लगता है कि there are bigger things one can follow than just the box office number. Hi, this is Imtiaz Ali and you're watching Memorable Conversations with Faridun Shahryar. मेरे साथ में इम्तियाज़ अली, और बहुत सालों से इम्तियाज़ को मैं जानता हूँ कि पहली फिल्म से मैं जानता हूँ उनको, और मुझे हमेशा फैसिनेट किया है उनकी स्टोरी टेलिंग की टेक्निक ने, और जिस तरीके से वो सोचते हैं, जिस तरीके से उनका थॉट प्रोसेस है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एक एज अ राइटर जो वो जिस तरीके से सोचते हैं. मुझे लगता है कि दैट मैंने कभी इनसे इसके बारे में बात नहीं करी है, आज पहली बार करूँगा, लेकिन एक डायरेक्टर से ज़्यादा मुझे लगता है कि शायद ये अपनी राइटिंग को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं. विल फाइंड आउट टुडे एंड ऑन दिस वेरी स्पेशल मेमोरेबल कॉन्वर्सेशन. बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझसे बात करने के लिए. Thank you, always a pleasure. थोड़ी सी मैंने जुर्रत करी है ये कहने की कि दैट डायरेक्टर से भी शायद ज़्यादा आप थोड़ा सा अपने आप को एज अ राइटर आप बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं. क्या ये कुछ हद तक सही है कि गलत है? नहीं, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल रिवर्स है. मुझे लगता है कि मैं वो डायरेक्टर हूँ जो लिख भी सकता है, और क्योंकि मैं लिखता था और लिख सकता था, उसीलिए मेरा डायरेक्शन का सफ़र थोड़ा मुमकिन हो गया उस ज़माने में. बट मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में चीज़ें आती हैं और मैं उनको लिख लेता हूँ ऑलमोस्ट एज अ इंस्ट्रक्शन मैनुअल, दैट जब मैं सेट में जाऊँगा तो फिर मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. सो आई कंसिडर माई सेल्फ लाइक दैट, बट देन वेरी ऑफन वॉट यू कंसिडर योर सेल्फ इज़ farthest from the truth. So हो सकता है आपका ओपिनियन करेक्ट हो. नहीं, अब जैसे मैंने आपको देखा मोमिन का आपने शेर का आपने जिक्र किया, गालिब के अशार और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड तमाशा फॉर एग्जांपल, और आपके वालिद के अशार को भी मैं मेंशन करता हूँ कई बार. नहीं तो ये भी तो बता दें कि मेरे वालिद और आपकी बर्थडे जो है सेम डेट पे होती है, 16 क्या जून. बात है, क्या बात है. बस दुआ कीजिए कि उनके जैसे, मतलब उनके हाफ हिज कैपेबिलिटी एंड हाफ हिज इंटेलेक्ट आई गेट. नहीं, आई थिंक इफ ही वुड हैव मेट यू ही वुड हैव बीन वेरी हैप्पी टू मीट यू. एंड तो लेकिन देखिए, ये बात तो आप मानेंगे कि आपकी जो पहली फिल्म है सोचा ना था से लेके आपकी जो लेटेस्ट फिल्म जो अभी सामने आई है, जिस तरीके से चमकीला, आपकी जो शो रनर्स भी आप जिन शोज़ के आप होते हैं, तो एक राइटिंग जो है वो everyone is rest assured that there must be something very very important and strong in that. This has been the case. I'm glad you say that, but I think that comes more from thought than writing per se. I feel that it's a combination of both. Actually, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इन चीज़ों में फ़र्क अब भूल चुका हूँ. क्योंकि हमेशा से ना, बचपन से जब मैं डायरेक्ट करता था स्कूल के स्किट्स या स्कूल प्लेज और उसके बाद कॉलेज में, तो मैं लिखता भी था. तो लिख करके डायरेक्ट करना इतनी बार मैंने किया है ना कि अब मुझे पता नहीं कि लिखना कहाँ ख़त्म होता है और डायरेक्शन कहाँ शुरू होता है. इनफैक्ट मेरा ऐसा भी है कि शूटिंग करने के बाद भी स्क्रिप्ट चेंज हो सकती है, क्योंकि उसमें कुछ डब करके कहीं और से किसी और चीज़ से वैसे भी मुमकिन है. सो द प्रोसेस ऑफ राइटिंग नेवर एंड्स एंड इट काइंड ऑफ is a part of the process of direction. So it's a bit like that for me. Right. लेकिन जैसे अगर आपका, जैसे आपने बहुत अच्छी आपने बात कही थॉट, अगर आप याद करें तो जश्न रेख्ता में एक बार जब हमारा सेशन हुआ था आपका, जावेद अख्तर साहब का,
जावेद सिद्दीकी और तिग्मांशु का। जी। तो थॉट पहले आता है कि अल्फाज पहले आते हैं, खासा डिस्कशन हुआ था आपको जावेद साहब के साथ। जी। साथ याद है आपको? जी जी जी। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक यू डोंट नो, जैसे कि मुझे वो गाना याद आ गया ना कि गीत पहले बना था या बनी थी ये सरगम। सो थॉट पहले आता है या लव्स पहले आते हैं, ये मुझे नहीं पता, बट मेरे दिमाग में पहले एक विजुअल आता है, और वो विजुअल होता है किसी इंसान का यूजुअली। जैसे कि आपको मैं जब भी मैं का एग्जांपल देता हूँ जी। एक लड़की है, स्टेशन में है और उसने पीले कपड़े पहने हैं और वो थोड़ी परेशान है और टेंशन में भी है, और कुछ जैसा ग्रीनिश बैकड्रॉप है। इट्स लाइक अ धुंधला इमेज that comes, and then in trying to follow that image I write, and then the dialogue comes, and then all of that happens. So yeah, I feel there is an image, there is an impression in my mind, there is a involuntary sense of a person or a presence or a feeling which I start to write down. So I don't know whether it's direction or writing, but I feel also that writing and direction meet at that common point of thought. And that thought is not an intellectual thought. That thought is always a feeling and a thought. It's also an image. That's beautiful. देखिए, ये मुझे लगता है कि शायद आपके अलावा शायद किसी डायरेक्टर के पास में ये एक यूनिक सी एबिलिटी है या नहीं है, मुझे नहीं पता, कि अगर आपकी फिल्म है या फिर अगर किसी को जिक्र किया जाए कि ये डायलॉग किसका है, किसने लिखा हो सकता है, तो उसमें वो बहुत से जो लोग जो फिल्म के लवर्स हैं वो उसमें वो बोल सकते हैं कि ये इम्तियाज़ अली का। जो गुलजार साहब की एक एबिलिटी है कि अगर आप गुलजार साहब की शायरी पढ़ें और आप बताएं ना कि किसकी शायरी है, तो आप पहचान जाएंगे कि ये गुलजार साहब की। तो वो एबिलिटी जो है आपके डायलॉग्स में, आपकी राइटिंग में है। एंड मुझे लगता है कि ये कोई भी और डायरेक्टर जो है उसके पास में ये एक एबिलिटी नहीं है। तो देयर इज़ अ सर्टेन आपके राइटिंग में एक जुनून सा मुझे दिखता है कि आप जिस तरीके से लफ्ज़ों को आप इस्तेमाल करते हैं, एक तो एक सेंस ऑफ फन है जो कि बड़ा यूनिक है आपका। यू हैव अ वेरी यूनिक सेंस ऑफ फन व्हेन इट कम्स टू योर डायलॉग्स, एंड एट द सेम टाइम एक जुनूनियत है, एंड देयर इज़ समथिंग दैट मेक्स इट वेरी डिस्टिंक्ट। वो कॉन्शियसली आपका आता है कि दैट जस्ट फ्लोज? नहीं, कॉन्शियसली तो नहीं आता है। एंड एक्चुअली बात यह है कि मैं शुरुआत से अपने आप को डायलॉग राइटर मानता ही नहीं। या शुरुआत में पहली फिल्म जो मेरी सोचा ना था थी, उसमें मैंने ईशान को हायर किया था एक्चुअली डायलॉग लिखने के लिए, ईशान त्रिवेदी को। उसके बाद फिर कुछ ऐसे पैसों की प्रॉब्लम हो गई तो वी कुडंट पे, एंड कुछ ऐसा हो गया, वक्त बहुत लग गया, तो ईशान कुडंट राइट इट, सो देन आई हैड टू राइट इट माई सेल्फ। सिमिलरली जब भी मैं लिखने की बारी आई, तब मैंने सोचा था कि चलो इस बार तो मैं किसी और डायलॉग राइटर से लिखवाऊंगा, मगर उसमें वक्त नहीं था, उसमें जल्दी बीच बीच में लिखना था डायलॉग, तो मैंने उस तरह से डायलॉग लिखा। उसमें मुझे मिल गया अवार्ड। तीसरा प्रोड्यूसर था मेरा दीनू, तो दीनू ने कहा कि यार अभी तुझको अभी अवार्ड मिला है डायलॉग का, एंड यू आर, हाँ, तो लव आजकल में नाउ यू आर सेइंग दैट समबडी एल्स शुड राइट द डायलॉग, व्हाई? सो उसके बाद से मैंने डायलॉग लिखना कंटिन्यू कर दिया। कॉकटेल में भी किया आपने? कॉकटेल में डायलॉग साजिद का था, बट मेरा वो इट्स लाइक बेसिक स्क्रीन प्ले वाज माइन। एनीहाउ, सो आई एम बाय डिफॉल्ट, आई एम अ डिफॉल्ट dialogue writer. I feel that even now when I go back to Jamshedpur and meet my Hindi teacher, I don't tell her that I write dialogue because she'll have a heart attack. कि जो लड़का हिंदी में फेलियर टाइप्स, वो कैसे डायलॉग लिख सकता है? Apparently 9th में आप शायद फेल हुए थे, कुछ हुआ था? 9th में मैं पूरी तरह से फेल हुआ था और क्लास को रिपीट किया था मैंने। Right. That's most of the good things in my life are because of failure. Well, that's another chapter. You feel the failure teaches more than success? I feel that the failure puts into your hand what you would have never chosen. Right. And that's always better than what you would have chosen. I feel that there are so many things that I wanted to do, but I was unable to do because I couldn't get through,
a certain institute, I couldn't get a particular job, I couldn't get into a certain institute, and so on and so forth. And because of all those things, I saved my time. I managed to do more and more creative things in my life. And I got, for instance, I'll give you an example. I did a course in advertising and marketing with the hope that I'll get a job. Because जब मैं बॉम्बे आया था, I couldn't convince myself that I could just go into the film industry and find a job and support myself. So I thought I'll do advertising and marketing. I write well, मेरी अंग्रेजी अच्छी है, and I'll become a copywriter. I did the course, and then I did copy tests everywhere. And everywhere people were praising my copy tests, in every agency, O&M, Lintas, HTA, everywhere. Right. I never got the job. I failed at all. And finally, I got a very small Thakahara job in ZTV. And then I got in over there and I started working. And in 3 months, I started doing something else and something else and something else. And in 6 months, 1 year, I realized that I'm already on the anvil of directing something on television. If I had got a job in advertising, which I struggled so desperately for, if I had not failed in getting that job, then what would my life be? So I have realized that failure always gives me the better sikka than what my initial attempt is. Right. That's beautifully said. देखिए, मुझे एक जो आपके फिल्म मेकिंग में, आपके राइटिंग में जो मुझे बहुत कॉमनैलिटी नज़र आती है और बहुत खूबसूरत एक एस्पेक्ट लगता है कि आप में एक इंटेलेक्चुअल एरोगेंस नहीं है। तमाशा में भी आप बहुत ही तसव्वुफ़ की और बहुत ही आप स्पिरिचुअल, बड़ी डीप आप बातें करते हैं। रॉकस्टार, जो कि आप, मुझे लगता है आपने कहा है कि मे बी इट्स योर बेस्ट फिल्म पर्सनली दैट यू फील, लेकिन एक उसमें इंटेलेक्चुअल एरोगेंस नहीं है। बहुत बार जो डायरेक्टर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, ये राइटर्स होते हैं, वो सिर्फ एक टू क्रिएट एन इफेक्ट वो सर्टन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एंड वो इफेक्ट जो है बहुत बार वो इट जस्ट टर्न्स आउट टू बी फ्लैट। तो ये एक ऑर्गेनिकली कोई लीडर नदी जो आपको बहुत पसंद है पहलगाम की, उसके तरीके से तसलसल के साथ में पानी बहता रहे और वैसे ही थॉट्स भी आए, वो कितना ज़रूरी है आपके लिए? बिकॉज आपके थॉट्स बहुत नेचुरली आते हैं, मतलब उसमें, और वही राइटिंग में भी आपके नज़र आता है। आई थिंक इंटरेस्ट और टैलेंट एक ही चीज़ होती है फरीदून। मुझे लगता है कि लकीली मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। मुझे लोगों की फीलिंग्स में, लिटरेचर में, कहानियों में, म्यूज़िक में, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। शायरी में इंटरेस्ट है, सबसे ज़्यादा शायरी में इंटरेस्ट है। तो आई एम ऑलवेज सीकिंग दैट एंड आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट। सो और ऑब्वियसली जैसा कि गालिब कहते हैं ना कि आते हैं गैब से ये मिज़ान ख्याल। वाह। ये ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के उसको मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। एरोगेंस आ ही नहीं सकता, बिकॉज मेरा है ही नहीं कुछ भी। मतलब एट बेस्ट अ क्रिएटिव पर्सन इज अ कंडक्टिंग मीडियम। ऊपर से कुछ बिजली गिरती है, आपके माध्यम से वो कहीं और पहुंच जाती है। इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब वी आर ऑल जस्ट सिटिंग ओवर हियर एंड वी आर गेजिंग एट द वर्ल्ड। You know, that's what I'm doing. I'm just and I'm remarking, and almost like Geet Dylan, I'm thinking that, oh my God, I got something very beautiful. I've observed something, and I must share it. That's what Geet and I have in common, for instance. And दूसरी बात ये है कि arrogance और creative arrogance दूर दूर तक इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि जैसे मेरा ख़ानदान था और जैसे लोग मेरे बुजुर्ग रहे हैं, वो किसी भी तरह का एरोगेंस आने ही नहीं दे सकते थे। आपको हमेशा से बचपन से बताया जाता है कि आप कमज़र्फ हैं, आपको अकल नहीं है और आप बड़ों के सामने बात करने के लायक नहीं हैं। पहले जाइए सीख के आइए, अपना जुमला ठीक कीजिए, अपना फलाना। सो there's always that kind of a thing that there are so many intellectuals and there are so many people in the family that will always correct you, that will always give you an example of somebody better and somebody profound, you know. So आपको बोलने की इजाज़त मिल रही है, आप इसी में खुश रहें। That is what I feel in this world. That's beautifully said. लेकिन देखिए, मैं बहुत से डायरेक्टर्स के साथ मेरे इंटरेक्शन रहे हैं और गज़ब की, मतलब
एरोगेंस मैंने देखी है लोगों में, और ये भी मैंने किया, वो भी मैंने किया, ये भी मैं सो I've seen all sorts of things, and when there are people who are remaking stuff, and the way they have derided जो actual original makers थे कि उनसे बेहतर मैंने काम किया है, उनसे बेहतर dialogues मेरे हैं. So I think वो and the fact is that somewhere I've seen most of them lose their way because they're more interested in कि रेत को आप मुट्ठी में बंद कैसे करेंगे. आप मतलब आई थिंक डायरेक्टर, डू यू फील एज अ डायरेक्टर आप जितना ज़्यादा आप कोलैबोरेटिव होंगे और जितना ज़्यादा क्रेडिट आप अपनी टीम को देंगे, और उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि आप बड़े बनते चले जाते हैं. ऐसा मैंने नोटिस किया है. वेल, फिल्म मेकिंग कोई अकेले का काम नहीं है. मतलब उसमें हज़ारों लोग होते हैं. एंड एक ज़माना था जब मैंने डायरेक्शन नया नया शुरू किया था. उस वक्त मैं इतना इनसिक्योर था क्योंकि मुझे लगता था मुझे डायरेक्शन आती नहीं है. तो मैंने एक तरह से सोच कर रखा हुआ था, और मैंने सोचा होता था कि ये ऐसा करूँगा, यहाँ से एक्टर को बोलूँगा वो बैठ जाए, क्योंकि फिर नेक्स्ट शॉट जो होगा वो क्लोजअप होगा, वो सिटिंग वाला होगा. ऐसे पूरा मैं बांध के आता. अब अगर एक्टर आकर के बोले मुझसे कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, कि मैं यहाँ पे जो आपने कहा ना बैठने के लिए, यहाँ मैं खड़ा रहना चाहता हूँ, इसके बाद बैठना चाहता हूँ, तो क्योंकि मुझे आता नहीं था, मैं उसको किसी भी तरह से कन्विंस करता था कि वो बैठ जाए. और बैठना क्यों बेहतर है, क्योंकि मुझे नहीं आता था इसके बियॉन्ड. बाद में मैंने जब उसको थोड़ा छोड़ना शुरू किया, जब काफ़ी दिन तक डायरेक्ट कर लिया मैंने टीवी पे, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, खड़ा रहना चाहता है, देखते हैं क्या होता है. फिर एक नई तरह की लर्निंग शुरू हुई मेरी कि हाँ यार, ये अगर खड़ा रहता है एक्चुअली अच्छा लग रहा है, बेटर कर रहा है ये. तो अगर खड़ा रहता है, अगर मैं बाद में कट करूँ, ये शॉट ना करूँ, लगाऊँ कैमरा यहाँ नहीं यहाँ रख लूँगा, तो क्या बिगड़ जाएगा. ऐसा करके देखते हैं. देन आई रियलाइज्ड दैट एक्टर इज enthusiastic, he is looking better, and finally if he is better, किसकी फिल्म बेटर हो रही है, मेरी फिल्म बेटर हो रही है, या मेरा शो बेटर हो रहा है, सीरियल बेटर हो रहा है. इस तरह से आई स्टार्टेड ओपनिंग वन एंड देन वन मोर विंडो ऑफ कोलैबोरेशन. एंड yes, it is true. It is only collaboration that can make you on your film look good. और किसी का भी आइडिया हो यार, मतलब अल्टीमेटली स्पॉट बॉय का क्यों ना आइडिया हो, क्रेडिट तो वैसे भी मुझे ही मिलना है यार, मैं डायरेक्टर हूँ. करेक्ट. सो उसको अगर मैं बोल दूंगा कि यार ये पता है, ये ना इस कमल ने ये वाला आइडिया दिया, तो उससे मैंने नोट किया है, कुछ कम नहीं होता है मेरा. एग्जैक्टली. बल्कि there is good cheer and I also feel good about it. Nothing, I feel what is yours can never be taken away from you. So there's no point trying to like take other people's credits now. मैं आपसे, आपने गीत का आपने जिक्र किया, मैं आपको सर्टेन मैंने वीडियोस भेजे भी हैं, आपको पता है उसके बारे में. यू नो, आई फाइंड इट फैसिनेटिंग, सो मेनी एक्ट्रेसेस, लाइक अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्ट्रेस. मुझे लगता है कोई भी एक्ट्रेस अगर है, उसका रेफरेंस पॉइंट जो है वो गीत होता है. आई डोंट नो व्हाई. देर आर पीपल, अभी जैसे एक एक्ट्रेस हैं शहनाज गिल ने बिग बॉस में, तो अभी मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो बोलेंगे दैट कि आपको एड्रेस करके कि दैट इम्तियाज़ अली जी, और मैं आपकी हीरोइन हूँ. तो एक्ट्रेसेस का जो एक जो उनका एस्पिरेशन वैल्यू है कि हमें, अगर हमने इम्तियाज़ अली की फ़िल्म कर ली तो हमारा जो है ज़िंदगी हमारी सफल हो जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका गीत का कैरेक्टर है, और जब भी मेट आपने जो फिल्म बनाई है उसके बारे में, और उसके अलावा ये जो एस्पिरेशन वैल्यू है लोगों का, उसको आप कैसे देखते हैं? पता नहीं यार, मैं पहले जब वी मेट एंड गीत इतना पॉपुलर होगा, ऑब्वियसली किसी ने सोचा नहीं था, मैंने नहीं सोचा था. एंड इट जस्ट flew like that, you know. And so many people talk about Geet, they tell me that ऐसा कैरेक्टर नहीं हुआ. मैं सोचता हूँ नहीं, शोले में तो बसंती भी थी, वो भी बहुत इसी तरह से बात करती थी. It's not so different in my mind. I don't know what things came together, and it's definitely the fact that it is through Kareena Kapoor that this is coming. So when they are saying Geet is good, it's Kareena Kapoor that is good. And I don't know what, like, she just became so popular. But there are a few things that I have also realized over the years, which, एक चीज़ क्या है ना,
बहुत पॉजिटिव है वो, बहुत पॉजिटिव है। मतलब किसी भी फर्स्ट हाफ में, बिफोर शी बिकम्स अ बिट सैड, एग्जैक्टली। फर्स्ट हाफ में जैसे एक सीन है जो वो छत पर है और वो आदित्य के साथ, आदित्य टेंस है क्योंकि गीत की लाइफ में टेंशन है, तो आदित्य टेंस है कि यार तुम खेल रही हो अपनी जिंदगी के साथ, ऐसे करते हैं, पता है अभी क्या हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट शी इज गिगलिंग, शी इज सेइंग या आई जस्ट प्ले लाइफ लाइक अ गेम, and then you know she says something so positive. She says that, you know, why I do this, I want to take my chances because I never want to blame anybody else for the disasters of my life. अच्छा होगा बुरा होगा ना, मुझे मत पता है कि मेरी वजह से होगा और मैंने फैसला किया है, then I'll be able to handle any shit. वाह। And that is so moving, that is so positive, that you will, like, I think that's why people like her so much. That she's very positive and she doesn't have an agenda. She makes you feel, आपका खून बढ़ता है ऐसी बातें उस तरह से जब बोलती है तो। Right. और वो भी मतलब because it is Kareena and she's saying it and she says it with so much fervor. करीना कपूर का एक ट्रेडमार्क है कि she gives everything all her heart. You know, so I think the way it gushes forward, this positivity, it really like charms you. नहीं, जो होटल डिसेंट के जो सीन है उसके रील्स हर वक्त आते रहते हैं। हम कमरा 2 घंटे के लिए लेंगे, बड़ा कमाल। आई थिंक जो उनका, उसके अलावा जब वो रतलाम की सड़कों पे बच्चन खुश तो बहुत हो गए। मतलब रतलाम तो फेमस ही मतलब जब भी मेट की वजह से हुआ है, एंड व्हाट अमेजिंग एनर्जी। बट आपने फिर करीना के साथ में आपने काम नहीं किया? यार मैंने कोशिश की, मगर ऐसा हुआ कि कभी उस तरह का रोल नहीं आया कि मैं उसको का ऑफर करूं या वो उसको एक्सेप्ट करे। कभी ऐसा हुआ नहीं। You did offer her something that she did not? Not really. No, not like that. And like I was considering, but फिर वो हुआ नहीं, you know. And but life is long. Like I'm directing, she's acting, and we'll do it. Inshallah, we'll do a very good part. बट मुझे अंदाज़ा है कि जब भी मेट 2 से रिलेटेड आपके जिस तरीके के आपसे मतलब रिक्वेस्ट आते होंगे और बहुत ही इमोशनल किस्म के रिक्वेस्ट आते होंगे, सो इज दैट समथिंग दैट क्रॉसेस योर माइंड? डज दैट क्रॉस योर माइंड मेकिंग? It has crossed my mind because a lot of people have said that there should be a Jab We Met 2, but I never felt inclined towards it because I didn't think there is any story left. तो कुछ है नहीं मेरे पास कहने को एज जब वी मेट 2. जब वी मेट एक बहुत ही कंप्लीट चीज़ है, वो ख़त्म हो जाती है एक पॉइंट पे. तो आई डोंट नो, आई हैव नथिंग टू से. अब उसका मैं एक प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, कह सकता हूँ कि मैं जब भी मेट 2 बना रहा हूँ, शायद उसकी फंडिंग ज़्यादा मिल जाए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट मेरे पास कुछ होगा नहीं कहने के लिए. सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट स्पेस. और जिस दिन अगर ऐसा कुछ हो गया, then I'll think about it, but unlikely. I don't think I'll get into it. Right. अगर हम चमकीला की बात करें और जिस तरीके की राइटिंग चमकीला में फॉर एग्जांपल है, बोथ सिनेमैटिक एज वेल एज जो यूजेज तरीके के ज़ुबान का जिस तरीके उसमें किया गया है, एंड यू नो मैनी से दैट इम्तियाज़ अली मेड अ बिग कमबैक विद चमकीला, एमी, एंड आई थिंक एवरीवेयर यू बीन लिटरली शाइनिंग. क्या आपको लगता है कि जो सिनेमा की राइटिंग है वो डिपेंडेंट है कि वो हिंदी में है, उर्दू में है या पंजाबी में है, या फिर जो कॉन्टेक्स्ट है वो इम्पोर्टेंट होता है? सिनेमा की राइटिंग जो है वो मुझे लगता है किसी ज़ुबान पे तो स्पेसिफिक शायद डिपेंडेंट है नहीं. मुझे लगता है कि वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है. और आई थिंक अगर आपका यू हिट द राइट नोट विद द लैंग्वेज एंड कल्चर, देन इट बिकम्स मोर चार्मिंग एज अ फिल्म. बट क्या आपको लगता है कि चमकीला से फॉर एग्जांपल यू जस्ट hit a purple patch, because I think almost everything that is there in the film is remarkable. You've taken your chances. You've taken your chances in terms of making statements and being bold in a way, and certain things obviously will be upsetting a certain class of people as well. So you've done that. Has that made you like really happy as a creative person in terms of the courage factor?
I was very clear that I'm not going to be hurting anybody in this film. I was very clear about that. And I do feel that हमारा जो ये काम है ना फिल्म मेकिंग का, ये इतना बड़ा काम है, मतलब इतने लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचता है, इतने लोग हमारी फिल्में देखते हैं, जो दिल के अंदर की बात होती है ना वो पहुंच ही जाती है। मैंने ये चीज़ नोट की है अपनी कई फिल्मों में। There's a certain value for instance that I had for जब वी मेट मुझे हमेशा लगता था ये एकदम ये सिर्फ मेरी है ये फिल्म, और ये किसी के काबिल नहीं है, ये कभी नहीं बनेगी, बिकॉज इसमें हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। एंड श्योर इनफ लॉट ऑफ पीपल रिजेक्टेड इट, बट देयर वाज अ सर्टेन फीलिंग ऑफ दिस इज माइन दैट आई हैड व्हेन द फिल्म वाज मेड। द होल वर्ल्ड हैज दैट फीलिंग, दैट एग्जैक्ट आई अंडरस्टैंड व्हाट दे फील. Because at some point of time I felt it about Jab We Met. Same thing happened with Chamkila. I was sure that I don't want to hurt anybody in this. It's not about that. इसमें मैं इस जजमेंट में आ ही नहीं सकता हूँ कि कौन बुरा है और कौन अच्छा है या क्या गलत है. क्यों नहीं आ सकता हूँ? क्योंकि मेरा कैरेक्टर नहीं आया कभी जिंदगी में. He was the most non-judgmental person. He did not cast aspersion or say anything against anybody. How can his film say it? Because I'm following him, I'm following Amar Singh Chamkila as inspiration. वो तो बंदा ऐसा था कि भाई सबको सलाम, सबको राम राम, मैं ये भी गा देता हूँ यार, वो भी गा देता हूँ, ये भी कर देता हूँ. So वो ऐसा बंदा था. I think my attitude also became like that. So अगर ये है, उसमें हार्डलाइनर्स हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो हार्डकोर रिलीजियस हैं, जो उसके चमकीला के अगेंस्ट थे. उनके रिप्रेजेंटेशन में भी मैंने कभी ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं की कि वो बहुत ख़राब लोग हैं या गलत लोग हैं या जो बोल रहे हैं वो उसमें कोई सेंस नहीं बनती. बिकॉज चमकीलाज लुक एट दैट वाज नॉट इन ट्राइंग टू जज देम. ही वाज जस्ट लाइक यार मुझे अपना म्यूजिक करना है और साइड से निकल जाना. जिंदगी समझने की चीज़ नहीं होती है यार. जिंदगी बस जी लेके आगे बढ़ जाने की चीज़ होती है. सो आई थिंक माई एटीट्यूड वाज दैट. आई डिडंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी एंड आई फील God has been very kind that I have nobody really got rubbed the wrong side. देखिए, लेकिन ये बात एक है कि आपने सक्सेसफुली चमकीला का जो एक इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टर है उसको आपने एक ईमानदारी से आपने पोर्ट्रे किया. लाइक फॉर एग्जांपल कि सिगरेट नहीं पीना है एक पर्टिकुलर जगह पे, बट द फैक्ट इज कि दैट ही लाइट्स इट अप. ओके, नाउ दैट्स अ स्टेटमेंट ऑफ रिबेलियन. दैट इज हो सकता है कोई और डायरेक्टर शायद मे भी हो सकता है वो उस सीन ही को हटा देता कि यार मे बी क्यों खाम इंडस्ट्री में हेडेक लेना है टाइप्स व्हाटसोएवर. बिकॉज there was this film that Ali made with Ali Abbas Zafar made with Diljit on 1984. I'm forgetting the name of the 95 Punjab 95. No, not that. That made with someone, and Ali Abbas Zafar made it. Ali made it for Netflix. वो जिसने Yeah, so I'm forgetting the name of the film right now, but Diljit is there in that. What I personally felt was, and I spoke to Ali about it, and I told him as well, कि इसमें बहुत ज़्यादा sanitized है. कि आप 1984 के बारे में और ये सब चीज़ें उसमें थी. मतलब ये है कि आप किसी तरीके से कोई भी आप एलिमेंट ऐसा नहीं लेना चाह रहे हैं where you're actually putting your neck out. And Ali had burnt his fingers with Tandav in the past, so like उनका जो स्टांस अगर था तो वो अंडरस्टैंडेबल एक तरीके से है. आपने जो किया, मतलब ये आप you could have maybe आपको हो सकता है शायद बोला भी क्या हो कि यार maybe do you want to really keep that scene, but you kept it. वो एक तरीके का स्टेटमेंट तो वो है. You know the point is this. I'm not saying that deliberately किसी को हर्ट करना है. हाँ. लेकिन अगर इंडिविजुअलिज्म किसी का है, कोई अगर सिगरेट पीता है, लेकिन मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता, लेकिन अगर किसी कोई कैरेक्टर अगर है तो वो उसको कर्टेल करना जस्ट बिकॉज समवन मे गेट ऑफेंडेड, आई थिंक दैट्स रॉन्ग. नो, वो तो बात तो सही है इन द वे दैट अगर आप चमकीला की फिल्म बना रहे हो तो फिर कैसे नहीं बताओगे कि वो क्या करता था. फॉर इंस्टेंस कैसे नहीं वल्गर लिरिक्स होंगे या डबल मीनिंग लिरिक्स होंगे, कंट्रोवर्शियल लिरिक्स तो होने ही है, बिकॉज दैट इज व्हाट मेड चमकीला, राइट. अदरवाइज डोंट मेक द फिल्म ऑन हिम इफ यू वांट टू नॉट शो दैट. सिमिलरली आप नोटिस करेंगे मेरी किसी भी पिक्चर में कोई कैरेक्टर स्मोक नहीं करता है. Just as a moral
moral responsibility भी नहीं, just as a thing that I do. I don't have character smoking in my film because I feel that I don't want anybody to be encouraged to smoke. Right. But Chamkila में I had to show that Chamkila smoked because that was the defining statement that he made. Exactly. And the end that he came to was a result of such defining statements. I had to show it. Right. And so I did. I mean, उसमें तो अगर फिल्म बना रहे हैं चमकीला में तो वो चीज़ें तो दिखानी पड़ेंगी, वरना बनाओ ही मत. Right. So I was having a discussion with साजिद भाई, साजिद नारियलवाला, आपके प्रोड्यूसर रहे हैं हाईवे में, हाईवे एंड तमाशा. So मैंने उनसे बोला I've done back to back films with Sajid भाई, the only producer like that. Right. तो साजिद भाई से मैंने कहा कि साजिद भाई, मैं अभी पिछले कुछ टाइम से नोटिस कर रहा हूँ आप में कि आप में जो है एक मतलब यू हैव बिकम फार मोर ओपन व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जो कि पहले आप शायद नहीं करते थे. एंड जब आप बात करते हैं तो आपका एक स्टोरी टेलिंग है. एंड वो स्टोरी टेलिंग जो है मुझे रिमाइंड करता है, मुझे जो अगर पैरेलल ड्रॉ करना है, वो सलीम साहब जब बात कर रहे होते हैं, तो सलीम साहब जब बात कर रहे होते हैं ऐसा लगता है कि स्क्रीन प्ले बह रहा है. यू अंडरस्टैंड देन कि सलीम जावेद का जो स्क्रीन प्ले आया कहाँ से होगा. जावेद साहब इज़ वेरी गुड विद डायलॉग्स ऑफ कोर्स, बट लेकिन जो स्टोरी टेलिंग, कन्विंसिंग किस तरीके से उसको एंगेज रखना है, हुक रखना है, वो सलीम साहब के पास गजब का है. तो जो एक पूरा सारा जो लोगों को इसके बारे में शायद पता नहीं, लोगों को लगता है कि राइटिंग जो है वो सिर्फ डायलॉग्स है, बट राइटिंग अ बिग चंक ऑफ इट इज द स्क्रीन प्ले. कि कहानी बहेगी कैसे, कौन क्या कर रहा है, उसका बैक स्टोरी क्या है, या फिर बॉडी लैंग्वेज क्या है. आई थिंक एवरीथिंग फ्रॉम व्हाटएवर आई अंडरस्टैंड इज पार्ट ऑफ द स्क्रीन प्ले. तो राइटिंग की अगर हम बात करें तो स्क्रीन प्ले को अगर डेफिनेशन डिफाइन करना हो, आपकी नज़र में स्क्रीन प्ले की डेफिनेशन क्या है? इट इज द स्टोरी इन डिटेल. द स्टोरी इन डिटेल इज द स्क्रीन प्ले. हर सीन का डिस्क्रिप्शन जिसमें होगा, हर इंसान की फीलिंग जिसमें बताई जाएगी, मगर जिसमें जो बातें बोली जा रही हैं वो इंडिकेटिव हो सकती हैं. मिसाल के तौर पे ऐसे हो सकता है कि आप कहें कि फरीदुन आया और वो काफ़ी डिस्टर्ब लग रहा था, तो वो आकर के कुर्सी पे बैठ गया और 1 मिनट तक उसने किसी से बात नहीं की. तो उसकी टीम वहीं बैठी रही, उसकी तरफ देखती रही कि जब ये बोलेंगे तब फिर हम काम शुरू करेंगे. उसके बाद सडनली उसने चाय मंगवाई और बोला ओके लेट्स स्टार्ट. ओके लेट्स स्टार्ट इज द डायलॉग, बट ओके लेट्स स्टार्ट is not the most important thing in this scene that I told you. Everything else is the screenplay. It's very visual, yeah. Everything is visual. We understand how Faridun is feeling, who he might be, that what is his relationship with his unit. Everything comes through. So that's the difference. Right. जब आपको कोई, आपका प्रोसेस क्या होता है किसी भी फिल्म का, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक रॉकस्टार और समथिंग लाइक तमाशा फॉर एग्जाम्पल, तो आपको कैसे आपको आइडिया आता है, कैसे आपको फर्स्ट आपको थॉट किस तरीके का आता है, फिर उसको आप डेवलप कैसे करते हैं, कितना टाइम लगता है आपको डेवलप करने में? First thought is always something that I have half seen and half imagined. First thought, like let's say for तमाशा में मेरी एक ये थॉट हुआ करती थी जब मैं छोटा था और ट्रेन से चलता था, that I used to look out of the window and I used to see the passing scenery and I used to imagine that I'm there in the scenery and I'm also moving in the same pace as the train and I'm looking at myself from outside. And that is one me and this is one me. That visual led to the whole film. और जैसे कि जब मैं इरशाद से मिला था, I was trying to explain to him what movie I'm making. और उसको मैंने कहा था कि ये 2 लोगों की कहानी है, मैं और मैं. एक मैं जो सोसाइटी में रहता है और एक मैं जो सोसाइटी के बाहर रहता है. एक मैं हूँ, सबके सामने हंसता हूँ, अपनी इमोशंस को शेयर कर लेता हूँ, जो इमोशन नहीं होता है वो भी शेयर कर लेता हूँ, और मैं बहुत वेल बिहेव्ड हूँ और स्माइल करता हूँ लोगों पे, डिसेंट हूँ. आई फॉल इनटू द प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड.
और एक मैं वो है जो दूसरा है, जो ज़्यादा मुस्कुराता नहीं मगर जो भी कहता है मीन करता है। वो बिहेव्ड नहीं है बट वो स्ट्रॉन्गर है मुझसे। और ये जो मैं हूं ना, जो मैं अंदर है, ये हमेशा वो बनने की कोशिश कर रहा है। तो इन दो लोगों की कहानी मैं बना रहा हूँ। So then I started writing, and then more and more things happened. So it came from that kind of a visual. So every film has some sort of a key visual or some thought that starts the whole process. Right. Okay. आपकी फिल्मों में म्यूजिक का बहुत ज़्यादा अहम रोल आपका होता है। I want to say also about Rockstar. Sorry. जी। हाँ, ये I think ये भी interesting है। जब मैं छोटा था, जब मैं I was being raised, I always had this problem that मेरी ज़िंदगी बहुत नॉर्मल है और मेरी ज़िंदगी में ना कोई भी ऐसे ख़राब चीज़ नहीं है। There is a certain soliloquy जो रॉकस्टार में आता भी है कि यार मैं तो अडॉप्टेड भी नहीं हूँ और मुझे बचपन में कुछ टॉर्चर जुल्म भी नहीं हुआ, मैं फुटपाथ पे भी नहीं पला, मैं अपनी माँ बाप का सगा संतान हूँ, so कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हाउ विल आई बी ग्रेट? आई विल ओनली बी ऑर्डिनरी. And I had this issue in my mind, and that is what led to Rockstar. So I feel that there is always a feeling like that there's always a backstory which is partly personal, but sometimes you imagine a girl who's in the train and who goes and gets off at Nagpur station, and then she goes away, और then you see that अकोला स्टेशन में वो उतरी है और आपको लगता है अगर इसकी ट्रेन मिस हो जाए और मेरी भी मिस हो जाए तो फिर हमारा कितना अच्छा रहेगा, पता नहीं क्या होगा, या रतलाम में मिस हो जाए, ये स्टेशन से मैं गुजरता था तो फिर क्या होगा। बट वो कभी ट्रेन मिस हुई नहीं तो जो मिस नहीं होती है ट्रेन, वो आप पिक्चर में मिस करवाते हो। अच्छा। So it's like you take from life and then you fictionalize it. So I think some thought like that is always the origin of a film in my case. What could have been interesting but did not happen, so you make it interesting in films. Exactly. Which is beautifully said. Okay, so जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि आपकी फिल्मों में म्यूजिक का बड़ा अहम रोल होता है। अगर हम बात करें रॉकस्टार की, अगर हम बात करें तमाशा की बात करें, तमाशा was A.R. Rahman as well, right? And of course चमकीला की अगर हम बात करें was A.R. Rahman once again. तो कैसा आपका एक आपका कोलैबोरेशन होता है with someone like A.R. Rahman, because ये गाने इन फिल्मों के जो हैं they literally taking it forward. प्रीतम के साथ में आपका कोलैबोरेशन ज़बरदस्त आपका है, कोई डाउट नहीं है किसी तरीके का, लेकिन इन फिल्मों में अगर हम बात करें रॉकस्टार और तमाशा एंड चमकीला, विदाउट म्यूज़िक जो है ये उतना अपनी शायद स्टोरी टेलिंग के मामले में उतना शायद नहीं कह पाए जिस तरीके से गानों के ज़रिए कहते हैं। कैसा कोलैबोरेशन आपका होता है? रहमान सर, आई थिंक आई एम वेरी लकी टू बी वर्किंग विद A.R. Rahman. Apart from the songs that you hear in my film that A.R. Rahman is composed, there's also a lot of inspiration that I take from the music that he keeps sending me in the rest of the film. And Rahman sir works on the whole film. He does the background also, and forget about even the music, even the non-music part. He's like a collaborator. He's not just the music guy. He's a collaborator. He's a full-out collaborator. उनसे कोई भी अगर कोई किसी भी तरह का डिस्कशन होगा, he'll be fully in. He's a full film man. दूसरी बात उनकी ये होती है कि I'm lucky because he also somehow trusted me, and initially first film से ही ना he sends me his scratch music. Just उन्होंने कुछ कंपोज किया 2 घंटे बैठ करके, वो सिर्फ उन्होंने हम किया हुआ है या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बजाया हुआ है, and he'll just send it to me. Sometimes 15-minute recording, sometimes 17-minute recording, sometimes 3 recordings of 17 minutes each. कि देखो, see what you think. And then I see that, oh, he's trying to come at that song situation or that part of the film in this way. Now I see. So not only am I saying, yeah, let's make a song out of these 3 tracks, but now I'm also making changes in the rest of my script because of the inspiration I get from his music. So that's why I'm very lucky.
and that's why I feel that his music becomes an intrinsic part of the character of the film. जैसे and ये A.R. रहमान में हर के साथ है, ये सिर्फ मेरी फिल्मों में नहीं है. You hear any note, any टुकड़ा of any music of A.R. रहमान and you will know which film it is from. And it could not be from any other film. जो ताल की बात है वो युवराज में नहीं होगी, और जो रॉकस्टार की बात है वो चमकीला में नहीं होगी. कॉन्टेक्स्ट सेम डायरेक्टर्स हैं. बहुत ही कॉन्टेक्स्ट और बहुत ही एक यूनिक कैरेक्टर होता है रहमान के. हर म्यूजिक का हर फिल्म के लिए अलग अलग होता है. ये बात एक खास बात होती है ए आर रहमान की. अब देख लो जो साथिया की म्यूजिक है, वाह, वो कैन यू सी दैट काइंड ऑफ म्यूजिक ऑफ ए आर रहमान इन एनी अदर ए आर रहमान फिल्म? नो, आई कांट. लाइक आई हैव फॉलोड ए आर रहमान, आई नो अबाउट ए आर रहमान्स म्यूजिक. किसी भी फिल्म में, all his South Indian films, all his Western films, all his Hindi films, each note each tukda of his music is different. So I'm just lucky that I'm working with him. I'm also lucky that he is open to me. He lets me be there in the process of making the music. And I really enjoy being with him, working with him on films, and just hanging with him as well. All right. So when you work with the likes of Mr. Rahman, for example, who clearly is not merely in this for money, he's clearly not mere in this to impress anyone. There is this very strong streak of pursuit of excellence. He's very conscious about the fact that, maybe conscious or unconscious, but that there is a legacy involved in terms of whatever he is doing. Do you find that inspiring when you work with such people? What I find inspiring in many people that I work with, including A.R. Rahman, is the joy that they get from the work. Really, I've seen very few successful people in the film industry who are doing what they do for success or for money. It is because they really enjoy it that they do it that much. So many actors I've worked with, so many music directors. I don't think money is important, success is important, fame is important, everything is important. But the joy that they get of doing this, the excitement of talking about it and collaboratively doing certain things that excites them, I think that is what brings them together. And I found many pure artists in this film industry. I think it's an outside perception that यहाँ जो लोग हैं सब बड़े मीन हैं और बहुत मैनिपुलेटिव हैं और कैलकुलेटिंग हैं. है कैलकुलेशन, वो सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी, बट वो बाहर है. अंदर जब काम होता है ना, तो देयर इज अ very charming feeling of togetherness, bonding, and the love for doing what we do यार. चाहे आप एक्ट्रेस हो, आप मेकअप वाले हो, देयर इज अ टाइम दैट कम्स वेयर यू कंप्लीटली सरेंडर टू दैट, टू द कॉल ऑफ दिस वर्क, एंड यू आर इंटॉक्सिकेटेड इन इट. ये वो माहौल है, और ये उस माहौल के लोग हैं. हम सब जो है ना, वी आर ऑल बीज ट्राइंग टू फाइंड दैट नेक्टर एक्चुअली. वाह, दैट इज द फिल्म इंडस्ट्री फॉर मी. ओके, ना मुझे याद है लव आजकल जब आपकी रिलीज़ हुई थी, जिस दिन रिलीज़ हुई थी, उस दिन हम लोगों ने एक आपके साथ में इंटरव्यू किया था. द फिल्म स्टार्टेड एंड यू नो द बॉक्स ऑफिस नंबर्स एंड ऑल दोस थिंग्स वर कमिंग इन. व्हाट आई नोटिस्ड इज, मैंने आपके इंटरव्यूज भी सुने हैं, पढ़े हैं कि you've never been really comfortable with this entire box office numbers का जो एक परसूट है. लेकिन आपका ये भी एक बहुत कॉन्शियस एक आपका अप्रोच ये है कि दैट किसी को पैसा लूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज सो दैट द एंटायर साइकिल कैन कंटिन्यू. काफ़ी एक इंटरेस्टिंग से ये एक जद्दोजहद है आपकी. या आई डोंट वांट, मुझे लगता है कि देयर आर लाइक bigger things one can follow than just the box office number. And not that the box office number is not important, but it is not the most important thing. And definitely the box office number cannot be the main objective for a director. I feel there are different other types of responses.
that one can aim for. There is a greater impression, there is a greater value that your film can give to the consumer for the same amount of money from him, you know. So I feel there are certain qualitative things that are a greater ambition than just the quantitative money or the box office. Because I'll tell you why. Box office की एक arithmetic भी होती है. Right. I don't want to be writing a film or directing a film trying to match the arithmetic of box office. Wow. That इसमें मेरे को इतना initial मिलना चाहिए, इसमें इस sector में ये होना चाहिए. That calculation I don't want to take to my screenplay and corrupt my film. Because that's no fun. I'm not an accountant, you know. I'm not here for that. So I should be allowed to do what I enjoy the most, and the first person to take this permission from is me myself, you know. So I should allow myself to make the film in the way that I feel the film can be the best, and I might not succeed, but at least I'm not corrupting it by making it just a vehicle for the box office, you know. Wow. So at the same time, if I do say all of this, but I take money from you to make this film and I'm unable to return it to you, then tomorrow you won't give me the money. Then how will I make films? So for that reason, I have to kind of make sure that you get your money back and a little bit more, so that next time you give me. And you turned a producer as well at some stage. I try, yeah, I try. And I turned a producer, yes, I turned a producer because I feel that film industry also changed the way that it was. You know, I for the longest time was guns on hire, a director that can be hired by a production house and can make a film and get out of it. But I feel that it's always better for the film not to be loaded on the budget by costs or remuneration. I'd rather say that, okay, let me not get a very fat fee up front, but let me share the revenue so that it's easier for the film to be successful. Firstly. Secondly, there's a sense of ownership. I've worked in the film industry for a long time. I am and will always and only be a director. But as a producer, because I've worked so many films as a director, I have an idea. So I can bring more value by participating as a producer also, I feel. And also it somehow used to make me sad. It used to make me uncomfortable that there is nothing of Jab We Met, nothing of Rockstar, nothing of Love Aajkal that I own. So if somebody else wants to make anything, they can. If I want to make, I have to take permission of somebody else. Imagine that if I have to make something about Geet Dhillon or about Tara Maheshwari or about Janardhan Jakar, I'll have to take somebody else's permission. That's not such a good thing, right? So then I thought, now if I'm producing my own films, then I don't have to take somebody else's permission. I can make things with my characters going forward. More ownership, yeah. And Jab We Met and Rockstar, they were made by Ashtavinayak, and the production house dismantled after a point of time as well. So I think that those things they happen as well. Okay, now जब आप स्क्रीनप्ले देख रहे होते हैं किसी भी अपनी फिल्म का, आपकी जुबान क्या होती है? आप अंग्रेजी में लिखते हैं, आप देवनागरी में लिखते हैं? यार पहले तो मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ. Somehow because it's just the language that comes naturally to you. Naturally, and it's the language of instruction. Education has been in English. हम लोगों के साथ, हिंदुस्तानियों के साथ ये भी तो है ना. So मैं उसको अंग्रेजी में लिखता हूँ. I'm fluent in writing English, I feel. Yeah. And so I can write it, and I don't want language to be important there. I just want it to be the bearer of my thoughts, and I put it like that. And then I write. Then I start writing dialogue in Hindi. Right. Okay. Have you thought of penning a
a book, not like a biography or something like that, but your experiences in the film industry. Because considering आप अंग्रेजी में लिखते हैं, I think that's something that can flow quite naturally to you. Yeah, I have been approached by some publishers also for this, but I gave it a thought, but never really got serious about it, because I feel that if I have to write about people in the film industry that are around me, then I have to sanitize it, take their permission, and so on and so forth. Right. And right now, I have not really thought of writing anything of that sort. But maybe if there is something that I feel I can't put in a film, but can put in a book, then I will write a book. वैसे जिंदगी जब शुरू हुई थी तो मैंने सोचा था कि मैं ऑथर ही बनूंगा. Right. हो सकता है बाद में बन भी जाऊं. Why not? बहुत बार हम लोग की बातचीत हुई है आपके एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की. अनुराग बासु ने आपको कन्विंस तो कर लिया और काफ़ी अच्छा सा कैमियो है. मैं सिर्फ अनुराग्स के लिए फिल्म में एक्टिंग करता हूँ. अनुराग कश्यप, ऑफ कोर्स. अनुराग कश्यप के साथ तो ब्लैक फ्राइडे एंड दिस वे. बट I'm sure that there must be people who must be offering you like chunkier roles as well. Yeah, there was a time that like I sometimes get offers for films and to act in. पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है. मैं लोगों के नाम नहीं लूँगा, बट बहुत लोगों ने बोला था मुझे एक्टिंग करने के लिए. कई लोगों ने बोला था, बट somehow I was always clear that I wanted to direct and not to act. आई थिंक बिकॉज मैंने ना थिएटर में बहुत एक्टिंग की है, तो एक वो होता है ना एक्टिंग का कीड़ा, तो वो कीड़ा मेरा सेटिस्फाई हो चुका है फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले. सो आई डिडंट वांट टू एक्ट एनीमोर. बहुत सारे अनुराग कश्यप टाइप के डायरेक्टर्स हैं जो इन्जॉय करते हैं एक्टिंग, बट आई थिंक मैंने कर ली है अपनी ज़िंदगी में एक्टिंग एन्जॉय जितनी करनी थी बिफोर कमिंग इन एंड बीइंग अ डायरेक्टर इन फिल्म्स. राइट. फिर अगर आपको एड्स करने हैं तो वो तो आप करके इंस्टाग्राम पे डाल ही सकते हैं. हाँ, पर समथिंग व्हिच इज, हाँ, बट आई एंजॉय डायरेक्शन. सो who are the writers in the film industry since time immemorial जो आपको बहुत फैसिनेट करते हैं? एक्चुअली फैसिनेट सारे जो है ना वो पहले ज़माने के राइटर्स और डायरेक्टर्स मुझे करते हैं. Like whom? Like Salim Javed, like as far as directors are concerned, Khaja Ahmed Abbas, writer. Abrar Alvi, Guru Dutt, but also Vijay Anand. Wow. And as directors, I really the number one person in the film industry, Hindi film industry for me is Bimal Roy. Wow. And his team of writers and creative artists, the team that he created, Basu Bhattacharya, Basu Chatterjee, Rishikesh Mukherjee, Gulzar, in a way, all of these people. So I think Bimal Roy I really respect as a school and as a filmmaker. And do you know that he used to do cinematography of his films on his own? And Vijay Anand, I said, Vijay Anand was remarkable as a director, and I think I'm sure that he was writing his films because there was a certain way in which his films are. Again, his films are very unique, and the way they flow, nobody else's films flow like that. And then Raj Kapoor. Raj Kapoor is great because he could collaborate with great people and make them even more great. Right. I feel that. And Rahul Ravel, I think, is a very, very good director. I'm talking more about directors. Arjun and Dakat. Arjun Dakat and so many other films which are personally... Soni Mahiwal as well? I think so. I think so. I'm not sure. I've not seen Soni Mahiwal. Right. But what songs at that point of time when it came out? आप तो उस वक्त जमशेदपुर में देख रहे होंगे फिल्में. हाँ, मैं देख रहा था, बिल्कुल देख रहा था. Internationally, writers that appeal to you. So I think I'll be able to tell you more about directors. I like these. I like Amir Kusturica a lot. He's a Bosnian filmmaker. And Wong Kar-wai I like a lot. Of course. But conventionally, David Lean, the old English film director, I used to like a lot.
and closer to home, more contemporary people. I think I have realized that I really like Steven Spielberg a lot over the years, because he's been able to tell stories that you couldn't expect to be told. You know, like Jaws and E.T. and these are not commercial concepts. And Jurassic Park, such a slow film, the slowest film, but it's the biggest commercial hit everywhere in the world with all the masses. You know, so he's got some crazy magic going on. So Any other biopic that you'd like to make? Any other character that fascinates you? well, not at the moment. But I liked about Chamkila that he was a oddball. You know, it was not as though he's the most prolific singer of all times or the most famous anything of all times. Just an oddball. I like that, because dealing with him, I also get a sense of what life is. I like I'm fascinated by Amir Khusro. I feel that he's a person one can make a jeevani of. And what a story. Mother is a Hindu, a Rajput, and father is a Pathan. Should be a fascinating, I think, story. And to just tell. the way he is, he's an accountant in a courtier. He's a courtier in the day, and then he's a faqir at night, and he comes and and he creates so much music and so many kalam that we still sing now. Music as well, like the Yeah, creator of music. tabla and sitar. Sitar, can you imagine? What a genius! What a genius! That's a very good. Okay, and working with Diljit again, Yeah. enjoying it. Diljit is a special person, I feel. It's fascinating to work with him. So this time he's doing a very different kind of a role after Chamkila. And that's exciting because there's nothing in common. So hopefully people will like it. I believe that how much filming is already done. All the filming is done. Right. Shoot is done. It's releasing in 2026. Yeah. When exactly is it? We don't have a date. Right. We've not really started speaking about the film at all, actually. And I believe there is a film that you want to make, Istanbul. Yeah. I've been trying to make that for a while, but not right now. I started making this one because it's just exciting and hot. Right. One last question. You write poetry in English, I believe? I used to. Right. Yeah, I used to write poetry in English. That's the first thing I ever did. So do you feel like doing it now as well? Or you don't? I think my urge to write poetry is satisfied by making movies. I get the kick that I used to get from writing poetry by making movies. So I don't write poetry anymore. शायरों में कौन पसंद है आपको अब्बा के अलावा? अब्बा के अलावा मुझे पसंद है फैज़ अहमद फैज़. मुझे शायरी बहुत पसंद है एक्चुअली. मुझे ऑब्वियसली गालिब पसंद है, मीर बहुत पसंद है, एंड मुझे वेस्टर्न पोइट्स, इंग्लिश पोइट्स बहुत ज़्यादा पसंद है. टी.एस. एलियट बहुत पसंद है. शेक्सपियर की पोइट्री मुझे बहुत पसंद है. वर्ड्सवर्थ, शेली, ये जो रोमांटिक पोइट्स हैं वो. और मुझे ना मतलब अलग अलग ज़बान में, जैसे कि एक पोर्चुगीज़ पोइट हैं, अलग अलग तरह की. मुझे हरिवंश राय बच्चन बहुत पसंद है. और बहुत सारे हिंदी पोइट्स हैं जो बहुत पसंद है एक्चुअली. जंग और पीस, नफरत और मोहब्बत में जीत किसकी होगी? आई थिंक नफरत जो है ना वो भी मोहब्बत का ही एक एस्पेक्ट है. I think love is the basis of every emotion in the world actually. So actually this is not even an even fight. Love will always win over any other emotion because every emotion is a byproduct of love. And I'm not just saying it, even psychologically. Like they say that grief is love that cannot be expressed. Wow. That is psychologically the description of grief. Similarly, नफरत जो है ना
that's also a certain byproduct of love only. Wow. Its relationship is with love. Without love, it cannot exist. Wow. So love is the basis of everything. ब्यूटीफुली सर। आपसे बात करते रहेंगे तो हम रात गुजर जाएगी। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है, आपके साथ में होता हूँ तो बहुत बातें करता हूँ। नहीं, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कमिंग एंड इट्स ट्रूली अमेजिंग टॉकिंग टू यू एंड आई एम श्योर दैट बहुत से जो सिनेमा के स्टूडेंट्स हैं एंड पीपल हु लव सिनेमा, आई थिंक दे वुड लव दिस कॉन्वर्सेशन। Thank you very much. It was always a pleasure talking to you. No, thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you. That was Imtiaz Ali in a very special conversation on writing. As far as he is concerned, writing, it's a wide encompassing word, not merely dialogues, not merely text. The thought, the entire flow of chain of events, and the fact that he writes, he used to write English poetry as well, is something that in a way, I think he has spoken about it in the past, but genuinely would love to see the book that I think he would want to write. But what do you think it can be called? किताब जो आप लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, उसका क्या नाम हो सकता है? Doesn't have to be a biography. No, it's almost like what not to do. What not to do. हाँ. But I think one expects a more poetic title from me, huh? Imtiaz Ali. I know it could be that. I don't know. I'll message you. Let me think about a good title. It's a good idea. Right. Thank you very much and all the best wishes. Thank you so much. Thank you.